तो हेलो फ्रेंड, चलिए हम यूनिट 8 का रिवीजन शुरू करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट होगा और इसमें हम पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया पढ़ेंगे। सबसे पहले सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन को देख लेते हैं। तो जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन होते हैं जो किसी भी देश के सिटीजन्स द्वारा बनाए जाते हैं, जिसके माध्यम से वो अपने इंटरेस्ट को, जो अपने हित हैं उनको साधने का प्रयास करते हैं। सिविल सोसाइटी को किसी भी सोसाइटी का थर्ड सेक्टर के रूप में देखा जा सकता है। ये स्टेट से अलग होते हैं, पब्लिक स्फीयर में स्टेट से अलग होते हैं, और प्राइवेट स्फीयर में ये फैमिली से भी अलग होते हैं। तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ना तो स्टेट होते हैं और ना ही ये प्राइवेट स्फीयर में फैमिली से इनको कंपेयर किया जा सकता है। थोड़ा सा इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो चाइल्ड रिलीफ एंड यू एक क्राई फाउंडेशन है, नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडिया NFI, राजीव गांधी फाउंडेशन, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन सेवा, और बचपन बचाओ आंदोलन। ये महत्वपूर्ण कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इंटरेस्ट ग्रुप क्या होते हैं? तो इंटरेस्ट ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ दोज पर्सन हु आर bonded with each other by particular interest or gain motive and remain conscious of these bonds. इंटरेस्ट ग्रुप इन इंडिया एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं वो एक ऐसे व्यक्तियों का समूह होते हैं जो आपस में एक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। और ये बॉन्ड क्या होता है? ये बॉन्ड होता है उनका कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट होगा, कोई गेन की चाहत होगी, कोई लाभ की चाहत होगी, और वो हमेशा अपने इस बॉन्ड के प्रति सतर्क रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं। देख लेते हैं वेरियस एग्जांपल देख लेते हैं इंटरेस्ट ग्रुप के। तो इंस्टीट्यूशनल जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, ये संस्थागत इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं। तो इन ग्रुपों को फॉर्मली ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो कि प्रोफेशनली एम्प्लॉयड पर्सन है ना, जिसमें विच कंसिस्ट ऑफ प्रोफेशनली एम्प्लॉयड पर्सन। तो जो प्रोफेशनली एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं उनसे मिलकर ये ग्रुप बने होते हैं। तो ये गवर्नमेंट मशीनरी का पार्ट होते हैं और उस पर अंदर से ही जो है तो इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जांपल IAS एसोसिएशन, IPS एसोसिएशन, स्टेट सिविल सर्विसेज एसोसिएशन। तो ये गवर्नमेंट के अंदर ही फंक्शन करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये इनको फॉर्मली ऑर्गेनाइज किया जाता है और प्रोफेशनली एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं इस इन मतलब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंटरेस्ट ग्रुप के अंदर। चलिए, एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप देख लेते हैं। तो दीज आर ऑर्गेनाइज्ड स्पेशलाइज्ड ग्रुप फाउंड फॉर द इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। तो ये ऐसे ऑर्गेनाइज्ड और स्पेशलाइज्ड ग्रुप हैं जिनके माध्यम से इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का काम किया जाता है, लेकिन ये लिमिटेड गोल को परस्यू करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप का भारत में? फॉर एग्जाम्पल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ट्रेड यूनियन, फॉर एग्जाम्पल AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, टीचर्स एसोसिएशन, स्टूडेंट्स एसोसिएशन सच एज नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया NSUI, ABVP। तो ये एग्जाम्पल हैं इंटरेस्ट ग्रुप के जो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का काम करते हैं। और सिस्टम्स अप्रोच में जो डेविड स्टन की है उसमें ये एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का, जो इंटरेस्ट ग्रुप का काम होता है। चलिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप देख लेते हैं। तो बाय इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप वी मीन मोर और लेस स्पॉन्टेनियस ब्रेक थ्रू इनटू द पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम द सोसाइटी सच एज रायट, डेमोन्स्ट्रेशन, एसोसिएशन और इसी प्रकार से एंड द लाइक। तो जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं वो आउट ऑफ सडन इमर्ज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई राइट्स, किसी राइट के केस में, कोई प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन करना हो, असैसिनेशन के केस में, तो मतलब ये अचानक से है ना सोसाइटी में इमर्ज हो जाते हैं। इनका कोई सोर्स ओरिजिन नहीं होता है। नॉन एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप, तो दीज आर किनशिप एंड लीनिएज ग्रुप एंड इथनिक रीजनल स्टेटस एंड क्लास ग्रुप दैट आर्टिकुलेट इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल्स
फैमिली रिलीजियस हेड। तो ये काइंड ऑफ किनशिप लीनियज ग्रुप होते हैं और इनके पास एथनिक रीजनल स्टेटस और क्लास ग्रुप काइंड ऑफ डिस्टिंक्शन होता है। और ये इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का काम करते हैं। किस आधार पर? इंडिविजुअल्स के आधार पर, फैमिली के आधार पर और रिलीजियस हेड के आधार पर ये इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का काम करते हैं। दीज ग्रुप हैव इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। तो इन ग्रुप्स का इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है और इन ग्रुप में फॉर एग्जांपल कास्ट ग्रुप, लैंग्वेज ग्रुप, तो ये काइंड ऑफ किनशिप और लीनियज ग्रुप होते हैं। और ये इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन जो करते हैं वो इंडिविजुअल, फैमिली, रिलीजियस हेड, इन सब मुद्दों के आसपास करते हैं। प्रेशर ग्रुप को देख लेते हैं। तो प्रेशर ग्रुप इज एन ऑर्गेनाइज्ड सोशल ग्रुप हुज मेंबर शेयर कॉमन एटीट्यूड, बिलीफ एंड इंटरेस्ट। तो प्रेशर ग्रुप एक ऑर्गेनाइज्ड सोशल ग्रुप होता है जिसके मेंबर आपस में कॉमन एटीट्यूड रखते हैं, कॉमन बिलीफ्स रखते हैं और उनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं। इट सीक्स टू इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसीज विदाउट एवर ट्राइंग टू टेक ओवर एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट एक्शन। तो वो जो पब्लिक पॉलिसीज़ हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट के जो एक्शन होते हैं उनकी कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, प्रेशर ग्रुप्स आल्सो इमर्ज इन द फॉर्म ऑफ सोशल मूवमेंट ऑन द इशू लाइक प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, करप्शन, ह्यूमन राइट, एजुकेशन, हेल्थ एंड लाइवलीहुड। तो भारत के केस में जो प्रेशर ग्रुप्स हैं ये सोशल मूवमेंट के रूप में भी इमर्ज हुए हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, करप्शन, तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन ये अन्ना हजारे द्वारा बनाया गया एक काइंड ऑफ मूवमेंट था। ह्यूमन राइट के इशू पर, एजुकेशन, हेल्थ और लाइवलीहुड के इशू पर ये काइंड ऑफ सोशल मूवमेंट के रूप में भी प्रेशर ग्रुप इमर्ज हुए हैं भारत के केस में। फॉर इंस्टेंस जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन है ना, तो ये प्रोपोगेटेड पब्लिक अवेयरनेस ऑन द इशू ऑफ एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन एंड करप्शन। तो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात करता है और जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन है वो करप्शन से डील करने की बात करता है। वाइल प्रेसिंग द गवर्नमेंट फॉर अ बेटर पॉलिसी आउटकम, और इस तरह वो गवर्नमेंट पर प्रेशर डालते हैं कि वो बेटर पॉलिसीज़ लेके आएँ जिसके माध्यम से जो करप्शन है या एनवायरमेंटल चैलेंज है उनको डील किया जा सके। तो प्रेशर ग्रुप इंडिया देख लेते हैं, तो एग्जांपल देख लेते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया, तो भारत में डिफरेंट जो अलग अलग प्रकार के प्रेशर ग्रुप्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले बिजनेस ग्रुप होते हैं। तो द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री, ये BNCCI, ये 1834 में आता है। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोचैम, ये 1920 में बनता है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की, ये 1927 में आता है। ट्रेड यूनियन, तो फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC, 1920 में बनता है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, INTUC, 1947 में बनता है। डेट याद रखिएगा दोस्तों। हिंद मजदूर सभा, ये 1948 में बनता है। भारतीय मजदूर संघ, ये 1955 में आता है। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, AISF, जो कि 1936 में बनता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ABVP, 1949। और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, NSUI, ये 1971 में आता है इमरजेंस में। एग्रेरियन ग्रुप्स देख लेते हैं। तो ऑल इंडिया किसान सभा, ये 1939 में बनती है। भारतीय किसान यूनियन, ये 1987 में बनता है। वुमेन ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। तो वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन, ये 1917 में बनता है। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, ये 1927 में बनता है।
विमोचना ये एक वुमेन ग्रुप है, इसे 1979 में बनाया गया था। फोरम अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन ये 1980 में आया था। स्त्री शक्ति संगठन ये 1989 में आया था। तो ये महत्वपूर्ण प्रेशर ग्रुप्स रहे हैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में। सोशल एक्शन ग्रुप कौन से होते हैं? तो सोशल एक्शन ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाइड एज अ ग्रुप दैट इज formed to take social action which is essentially non-violent though it may be militant। तो सोशल एक्शन ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जो सोशल एक्शन को करने के लिए जिनका जन्म होता है, तो सोशल एक्शन परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं, जो कि नॉन वायलेंट होते हैं नेचर में। तो ऐसे सोशल एक्शन जो नॉन वायलेंट होंगे वही सोशल एक्शन परफॉर्म करने के लिए ये ग्रुप जो है तो बनाए जाते हैं। तो जो इस प्रकार के ग्रुप होते हैं वो नॉन वायलेंट होते हैं, लेकिन मिलिटेंट हो सकते हैं। तो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में हो सकती है। द वर्क ऑफ सोशल एक्शन ग्रुप इज टू क्रिएट ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज। तो इनका जो वर्क होता है सोशल एक्शन ग्रुप का उसका होता है ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाना। सोशल एक्शन ग्रुप्स टेक द शेप ऑफ बोथ पब्लिक एंड पीपल centered advocacy designed to influence public opinion और public attitude in order to empower the। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो बॉटम ऑफ पिरामिड में लोग हैं उनको एम्पावर करने की ये बात करता है, और इसके लिए यह पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन का भी शेप ले सकता है और पीपल सेंटर्ड एडवोकेसी ग्रुप भी बन सकता है। इसके माध्यम से ये पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करे, जो कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, दबे कुचले लोग हैं, उनको एम्पावर किया जा सके। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स देख लेते हैं इंडिया में, तो इम्पोर्टेंट टर्म देख लेते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो वन पार्टी डोमिनेंस, तो जब एक ही पार्टी काफ़ी लंबे समय तक पॉलिटिकल सिनेरियो में डोमिनेट करती है तो उसे वन पार्टी डोमिनेंस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वन पार्टी डोमिनेंस मेंटेन किया 1947 से लेके 1967 तक। तो लगातार 17 वर्ष इसने काइंड ऑफ 20 साल राज किया एज अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी। तो ये वन पार्टी डोमिनेंस को कहा जा सकता है। लेकिन 1967 के इलेक्शन में द कांग्रेस पार्टी वन अ मेजोरिटी विथ जस्ट ओवर 40% ऑफ द वोट्स। तो कांग्रेस पार्टी ने जो मेजोरिटी हासिल की थी वो केवल 40% वोट के साथ हासिल की थी, और सा कंसोलिडेशन ऑफ अपोजिशन पार्टी फ्रॉम द ऑनवर्ड इन मोर एंड मोर स्टेट। तो और इसके बाद 1967 के बाद मतलब ये कहा जाता है कि जो कांग्रेस सिस्टम है उसका ब्रेकडाउन यहीं से शुरू हुआ, और इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने लगातार जो अपोजिशन पार्टी थी उनको कंसोलिडेशन को देखा स्टेट दर स्टेट। दिस फेज टिल 1967 इज टर्म्ड एज वन पार्टी डोमिनेंस इन स्टेट पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। तो 1947 से 1967 के बीच के इस काल को वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम कहा जाता है। कोalition गवर्नमेंट, तो ये क्या होता है? तो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में जब कोई भी पार्टी इलेक्शन में क्लियर कट मेजोरिटी नहीं प्राप्त कर पाती है, तब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कोऑपरेट करती हैं और एक गवर्नमेंट बनाती हैं, और इसी अरेंजमेंट को कोalition गवर्नमेंट कहा जाता है। ईवीएम क्या होता है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इसके माध्यम से वोट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। इसका फर्स्ट यूज 70 पारुल असेंबली में किया गया था। केरला की ये असेंबली थी और 1982 का साल था। वीवीपैट, तो ये इसका फुल फॉर्म क्या है? वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वीवीपैट ये इंडिपेंडेंट सिस्टम है जो कि ईवीएम मशीन से अटैच होता है, और ये वोटर्स को अलाउ करता है कि वो अपने वोट्स को वेरीफाई कर सकें कि जिस पार्टी को वोट देना चाहते थे वोट उसी पार्टी को गया है कि नहीं। तो फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति जो बीजेपी को वोट देना चाहता है, कोई व्यक्ति
INC इंडियन नेशनल कांग्रेस को वोट देना चाहता है तो उसको ये मतलब काइंड ऑफ सुविधा होगी कि वो वोट डाले तो उसे ये समझ में आ जाए कि काइंड ऑफ मैंने कांग्रेस को वोट दिया है या बीजेपी को वोट दिया है, जिस पार्टी को भी उसने वोट दिया है तो वो थोड़े समय के लिए वहाँ पर फ्लैश होता है, उसके माध्यम से वो जान जाता है कि वोट जो मैंने सोचा था उसी पार्टी को गया। वीवीपैट विथ ईवीएम्स वर यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ बाई इलेक्शन फ्रॉम 51 नॉक्सन एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ नागालैंड। तो नागालैंड की एक 51 नॉक्सन एसटी असेंबली थी, उसमें पहली बार वीवीपैट का उपयोग ईवीएम के साथ किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको पूछा भी गया है। नोटा, तो नोटा का फुल फॉर्म क्या होता है? नन ऑफ द एबव। इट इज़ द ऑप्शन विच इनेबल द वोटर टू ऑफिशियली रजिस्टर अ वोट ऑफ रिजेक्शन फॉर ऑल कैंडिडेट्स हु आर कंटेस्टिंग। तो ये काइंड ऑफ एक ऑप्शन है जिसके माध्यम से एक वोटर जितने भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं किसी भी इलेक्शन में इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी, है ना, एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं उनको रिजेक्ट करने का ऑप्शन नोटा देता है। इफ़ अ वोटर चूजेज टू प्रेस नोटा इट इंडिकेट दैट द वोटर हैज़ नॉट चूजन टू वोट फॉर एनी पार्टी। तो अगर एक व्यक्ति, एक वोटर नोटा को दबाता है तो इसका मतलब है कि उसने किसी भी पार्टी को वोट देने से इनकार कर दिया है। इन लैंडमार्क जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन 27 September 2013 ruled that the right to register a none of the above vote in election शुड अप्लाई। तो एक लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर 2013 को ये कहा। तो लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि 27 सितंबर 2013 को आता है, ये कहा कि नन ऑफ द एबव जो नोटा है वो इलेक्शन में अप्लाई किया जाना चाहिए। दिस सिंबल अपीयर इन द लास्ट पैनल ऑन द इलेक्टोरल ऑन ऑल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ये जो सिंबल है वो सभी ईवीएम में लास्ट में रहता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नोटा ऑप्शन इज टू इनेबल इलेक्टर्स who do not wish to vote for any of the candidates to exercise their right to reject without violation of secrecy of their decision। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो जो इलेक्टर्स हैं जो किसी भी पार्टी को वोट देना नहीं चाहते हैं तो उनको काइंड ऑफ एक ऑप्शन देता है जिसके माध्यम से वो अपने राइट टू रिजेक्ट को एक्सरसाइज कर सकें और लोगों को, दूसरे लोगों को पता भी ना चले, उनकी सिक्रेसी भी मेंटेन हो जाए। चलिए, तो इसमें 9 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल कांग्रेस 1885 में इसका जन्म होता है। सिंबल क्या है? हैंड है। फाउंडर कौन कौन से थे? पंजा काइंड ऑफ सिंबल है। फाउंडर A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये इसके फाउंडर रहे हैं। और अभी वर्तमान में कांग्रेस के लीडर कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, ये 1980 में इसका जन्म होता है। सिंबल क्या है? लोटस, कमल का फूल। इसके फाउंडर रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी, भरत सिंह शेखावत। प्रेजेंट में इसके कौन नेता हैं? JP नड्डा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये 1925 में बनती है। इसका जो सिंबल है क्या है? ईयर्स ऑफ कॉर्न एंड सिकल। तो एक हंसिया है और जो काइंड ऑफ ये कॉर्न होता है वो इसके ईयर्स, मतलब जो, तो इस प्रकार ईयर्स ऑफ कॉर्न और सिकल इसके सिंबल हैं। इसके जो फाउंडर रहे हैं M.N. रॉय रहे हैं और वर्तमान में इसके लीडर D. राजा हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, CPI-M, इसको 1964 में बनाया गया था। CPI जो नॉर्मल है उसको 1925 में बनाया गया था। इसका सिंबल क्या है? हैमर, सिकल और स्टार। तो हथौड़ा, हंसिया और चांद। फाउंडर कौन थे? ज्योति बसु और EM नंबूदरी पाद, ये इनके फाउंडर रहे हैं। और लीडर कौन है अभी वर्तमान में? सीताराम येचुरी जी अभी इसके लीडर हैं। जो बहुजन समाजवादी पार्टी है
उसे 1984 में बनाया गया था। सिंबल क्या है? हाथी। फाउंडर कौन थे? काशीराम जी। और लीडर अभी वर्तमान में कौन है? सुश्री मायावती, बहन मायावती। जो सिक्स्थ पार्टी है वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, एनसीपी। इसको 1999 में बनाया गया था। इसका जो सिंबल है घड़ी है, घड़ी इसका सिंबल है। और इसके जो फाउंडर रहे हैं शरद पवार और तारिक अनवर और शरद पवार। पीए संगमा भी इसके फाउंडर रहे हैं। अभी वर्तमान में भी शरद पवार जी ही हैं इसके लीडर। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, तो टीएमसी। तो इसके जो सिंबल क्या है? ट्विन फ्लावर्स ग्रास। तो दो फ्लावर वाली ग्रास इसका सिंबल है। और इसके जो फाउंडर रही हैं ममता दीदी रही हैं, और लीडर भी वर्तमान में वही हैं। नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी, ये इसका जो सिंबल है वो किताब है इसका सिंबल। और इसके जो फाउंडर रहे हैं वो पीए संगमा रहे हैं। पीए संगमा एनसीपी के भी मतलब फाउंडर रहे हैं, तो उनसे ब्रेकअप करके ये फिर एनपीपी बनाते हैं 2013 में। और इसके जो वर्तमान में लीडर हैं वो हैं कोनराड संगमा। आम आदमी पार्टी 2012 में, सिंबल क्या है? झाड़ू है। और फाउंडर अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, ये इनके फाउंडर रहे हैं। और इसमें जो अभी जो वर्तमान लीडर हैं वो अरविंद केजरीवाल ही हैं। चलिए मेजर स्टेट पॉलिटिकल पार्टी देख लेते हैं इंडिया में कौन कौन सी हैं। समाजवादी पार्टी 1992 में इसका जन्म होता है। इसका सिंबल क्या है? साइकिल। तो अखिलेश यादव की साइकिल। फाउंडर कौन थे? मुलायम जी थे। और अभी वर्तमान में लीडर अखिलेश यादव हैं। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी 1997 में इसका जो सिंबल है लालटेन है। और इसको बनाया किसने था? लालू प्रसाद यादव ने। वर्तमान में भी लालू जी इसके यादव हैं, और उनके जो सुपुत्र हैं तेजस्वी यादव, वो भी काम धाम देखते हैं इसका। जेडीयू को देख लेते हैं, जनता दल यूनाइटेड 2003 में बनती है। और इसका जो सिंबल है वो एरो है। तो मतलब एरो, ये काइंड ऑफ धनुष। इसके फाउंडर कौन थे? शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार। वर्तमान में कौन लीडर है? नीतीश कुमार, जो बिहार के भी सीएम भी। डीएमके तो दमन तो डीएमके द्रविड़ मुन्नेत्र डीएमके का सिंबल क्या है? राइजिंग सन है। और फाउंडर के थे कौन थे? सीएन अन्नादुरई। और वर्तमान में इसके लीडर क्या हैं? कौन है? एमके स्टालिन। एआईडीएमके, इसके जो सिंबल है वो दो लीव्स हैं, दो पत्ती हैं। और इसके जो फाउंडर रहे हैं वो एमजी रामचंद्रन रहे हैं। और लीडर अभी वर्तमान में कौन है? ई मधुसूदन अभी इसके वर्तमान में लीडर हैं। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी, ये 1982 में बनती है। और इसका भी सिंबल बाइसिकल है, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है, जहाँ मतलब जो जिस झंडा होता है उसका जो बैकग्राउंड होगा वो येलो है। और जो समाजवादी पार्टी की जो साइकिल का बैकग्राउंड है वो लाल है, आपने देखा होगा। फाउंडर कौन थे? एन टी रामाराव। और वर्तमान में इसके लीडर कौन है? चंद्रबाबू नायडू। असम गण परिषद, ये 1985 में बनती है। सिंबल एलिफेंट है। और एलिफेंट विथ रेड वाइट एंड ब्लू। तो इसमें 3 कलर भी मेंशन है, रेड वाइट और ब्लू। इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। इसके फाउंडर कौन से हैं? प्रफुल्ल कुमार महंता हैं। और वर्तमान में अभी अतुल बोरा इसके लीडर हैं। शिवसेना 1996 में इसका जन्म होता है। बो एंड एरो, तो तलवार, धनुष और तलवार इसका भी सिंबल है। और फाउंडर इसके बाला साहब ठाकरे थे। लेकिन वर्तमान में एकनाथ शिंदे हो गए हैं। और अभी अभी मतलब बाला साहब जो मतलब ग्रुप था, शिंदे ग्रुप और ठाकरे ग्रुप, तो शिंदे ग्रुप को रियल मतलब सिंबल दे दिया गया है अभी अभी, मतलब इलेक्शन कमीशन के द्वारा। श्रोमणी अकाली दल, तो इसका बीम बैलेंस सिंबल है, बीम बैलेंस। फाउंडर कौन थे?
सरदार सरमुख सिंह चुब्बल और मास्टर तारा सिंह। लीडर अभी कौन है वर्तमान में? सुखबीर सिंह बादल हैं, महत्वपूर्ण लीडर हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM 1972 में। बो एंड एरो इसका भी इनका भी सिंबल है, लेकिन जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन है। फाउंडर कौन थे? विनोद बिहारी महतो। वर्तमान में हेमंत सोरेन है, और ये CM हैं अभी भी झारखंड के। बीजू जनता दल, तो इनका जो सिंबल है ये शंख है, जो कि राइट टर्न है, मतलब उसका जो उनको जो मतलब काइंड ऑफ रखा गया है वो राइट में टर्न करके रखा गया है। फाउंडर नवीन पटनायक, लीडर भी नवीन पटनायक ही हैं। फेमस कमेंटेटर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, इसको देख लेते हैं। तो रजनी कोठारी, जो 2020 में क्वेश्चन आ भी चुका है। मतलब कॉन्सेप्ट है ये, कांग्रेस सिस्टम का कॉन्सेप्ट देते हैं। और दोस्तों इनका नाम रजनी है, लेकिन है ये पुरुष। तो कांग्रेस सिस्टम है, कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण है इसका। कांग्रेस सिस्टम जो दिसंबर 2018 में पूछा भी गया था। और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, तो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट एंड कास्टाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये इनका कॉन्सेप्ट। किस प्रकार कास्ट का राजनीतिकरण कर दिया गया है, और राजनीति का कास्टीकरण, मतलब जो है तो जातिकरण, जातिवाद हो गया है। व्यूज़ क्या हैं? कास्ट इन इंडिया फंक्शन एज ए प्रेशर ग्रुप, तो भारत में जो कास्ट है वो एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करती है। ही टर्म सोशल मूवमेंट एज नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन, तो जो सोशल मूवमेंट हैं उन्हें वह नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशन कहते हैं। वो लोकायन के फाउंडर भी रहे हैं। बुक्स देख लेते हैं। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, जो कि 1970 में आती है, और पॉलिटिक्स इन इंडिया 1970 में ये भी आती है। रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, ये ब्लॉक कैटोलिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं। और इनका मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन और ट्रेडिशनलाइजेशन ऑफ मॉडर्निटी, ये इनका कॉन्सेप्ट है। 3 टाइप्स ऑफ मोबिलाइजेशन की बात करते हैं। तो एक हॉरिजॉन्टल मोबिलाइजेशन कास्ट का, वर्टिकल मोबिलाइजेशन और डिफरेंशियल मोबिलाइजेशन ऑफ कास्ट, तो ये 3 टाइप के मोबिलाइजेशन की बात करते हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल मोबिलाइजेशन, फिर एक वर्टिकल मोबिलाइजेशन, और ये डिफरेंशियल मोबिलाइजेशन। व्यूज इनकी हैं कि इंडिया एक वीक स्टेट है ना, तो इंडिया एक वीक या स्ट्रांग स्टेट है, ऐसा इनका व्यू था। बुक कौन थी? तो मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द इंडियन स्टेट, ये बहुत महत्वपूर्ण बुक है। पोस्ट मॉडर्न, गांधी एंड अदर एसेस, गांधी इन द वर्ल्ड एंड एट होम, मायरन बीनर, ये पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी की बात करते हैं। और ये 2 टाइप के पॉलिटिकल कल्चर की बात करते हैं, एलीट कल्चर और मास कल्चर। माइनर विनर फोकस्ड ऑन स्टेट पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट बंगाल, तो ये वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स पर ध्यान देते हैं। इनकी महत्वपूर्ण बुक थी पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी, पब्लिक प्रेशर एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्स इन इंडिया, पार्टी बिल्डिंग इन न्यू नेशन, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इंडियन पैराडॉक्स, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बुक है, आ भी चुका है। मॉरिस जोन्स, कॉन्सेप्ट क्या है? बारगेनिंग फेडरलिज्म, मतलब जो एक मोल भाव वाला फेडरलिज्म होता है वो। सेंटली आइडम्स, ये कॉन्सेप्ट देते हैं सेंटली आइडम का। तो देयर आर 3 डिफरेंट लैंग्वेज, तो लैंग्वेज ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स, वो एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स की लैंग्वेज है। लैंग्वेज ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिक्स, तो मॉडर्न जो वेस्टर्न पॉलिटिक्स है उसकी लैंग्वेज। और लैंग्वेज ऑफ सेंटली आइडम्स, तो जो संत होते हैं उनके काइंड ऑफ लैंग्वेज। व्यूज़ क्या हैं? कि उनका व्यूज़ था कि जो विनोदा भावे हैं वो सेंटली आइडम को रिप्रेजेंट करते हैं। इंडियन पार्टी सिस्टम फ्रॉम 1947 टू 1957 ये डोमिनेंट पार्टी सिस्टम कहते हैं। और रजनी कोठारी कांग्रेस सिस्टम बोलते हैं, जो फेज था 1947 और 1967 के बीच में। बुक्स क्या क्या है? तो इंडियाज़ पॉलिटिकल मिरेकल, पॉलिटिक्स मेनली इंडियन, और द गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्था चटर्जी के बारे में जानते हैं। तो ये
पॉलिटिकल सोसाइटी कॉन्सेप्ट देते हैं, पॉलिटिकल सोसाइटी, डेरिवेटिव डिस्कोर्स कॉन्सेप्ट देते हैं, और एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म का भी कॉन्सेप्ट देते हैं। तो उनका मानना है कि कॉलोनियल नेशनलिस्ट है ना, नेशनलिज्म की 3 फेज हैं, 3 स्टेजेज हैं। मोमेंट ऑफ डिपार्चर, तो डिपार्चर का मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ मैन्यूअर, मैन्यूअर का मूवमेंट, और मूवमेंट ऑफ अराइवल। तो ये काइंड ऑफ टेक्निकल वर्ड है दोस्तों, इनको याद ही करना पड़ेगा। व्यूज़ क्या हैं? तो पार्था चटर्जी को सबाल्टन जो स्टडीज कलेक्टिव है उसका फाउंडर माना जाता है। पार्था चटर्जी फेवर्ड पॉलिटिकल सोसाइटी एंड क्रिटिसाइज सिविल सोसाइटी, तो वो पॉलिटिकल सोसाइटी को फेवर करते हैं और सिविल सोसाइटी को क्रिटिसाइज करते हैं। और वो थीमेटिक और प्रॉब्लमेटिक है ना, तो उन्होंने इसका आइडिया दिया था थीमेटिक और प्रॉब्लमेटिक का। बुक कौन कौन सी थी? तो नेशनलिस्ट थॉट एंड द कॉलोनियल वर्ड, एक डेरिवेटिव डिस्कोर्स, तो ये इन्होंने बुक लिखी थी। द नेशन एंड इट्स थॉट फ्रेगमेंट्स, colonial and post-colonial histories, the politics of governed, popular politics in most of the world, सबाल्टन स्कूल, थिंकर कौन कौन से थे? तो इसमें पार्था चटर्जी आते हैं और रंजीत गुहा। तो इनका क्या था कि डोमिनेंस विदाउट हेजेमनी, ये महत्वपूर्ण बुक थी, डोमिनेंस विदाउट हेजेमनी, हिस्ट्री एंड पावर इन कॉलोनियल इंडिया। गायत्री स्पीवाक, तो इनका महत्वपूर्ण बुक थी कैन द सबाल्टन स्पीक, रिफ्लेक्शन ऑन हिस्ट्री ऑफ एन आइडिया। रंजीत गुहा एंड गायत्री स्पिवाक दोनों मिलकर एक बुक लिखती हैं, सेलेक्टेड सबाल्टन स्टडीज़। तो चलिए अमर्त्य के बारे में जान लेते हैं। तो इन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच दिया है, जस्टिस की कैपेबिलिटी अप्रोच दिया है, और इन्होंने ह्यूमन डेवलप इंडेक्स को क्रिएट करने में महबूबुल हक के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने इंस्ट्रूमेंटल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट दिया था, और वो 5 प्रकार की फ्रीडम की बात करते हैं, पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, सोशल फ्रीडम, ट्रांसपेरेंसी गारंटी, और प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी। बुक देख लेते हैं, पॉवर्टी एंड फेमाइंस, एन एसे ऑन द एंटाइटलमेंट एंड डिप्राइवेशन, इनइक्वालिटी रीएग्जामिन्ड, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, आइडेंटिटी एंड वायलेंस, द आइडिया ऑफ जस्टिस। तो ये महत्वपूर्ण बुक है उनकी। अतुल कोहली, तो ये क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देते हैं। फॉर अतुल कोहली, क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी इज द ब्रेकडाउन ऑफ कांग्रेस सिस्टम एंड इनएबिलिटी ऑफ एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी टू टेक इट्स प्लेस। तो जो क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी की बात करते हैं तो उनका मतलब था कांग्रेस सिस्टम के टूटने से, और ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी उसके बाद नहीं हुई जो उस कांग्रेस का स्थान ले सके 2014 तक। वो कौन कौन थी? द स्टेट एंड पॉवर्टी इन इंडिया, डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट, द सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी पर इनका फोकस रहा है अतुल कोहली। पॉवर्टी अमिड प्लेंटी इन न्यू इंडिया, तो ये पॉवर्टी और डेमोक्रेसी 2 चीज़ों पर लिखते हैं। पॉल ब्रास, तो ये इनका जो कॉन्सेप्ट है फंक्शनलिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स, फंक्शनलिज्म की बात करते हैं। फोकस क्या था इनका? रायट, फियर और डेपिडेशन पर था। कलेक्टिव वायलेंस के क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं? तो रायट्स, जेनोसाइड, तो मास स्केल पर जब कत्लेआम होता है उसको जेनोसाइड कहते हैं। व्यूज़ क्या थे? तो पॉल ब्रास फोकस्ड इंडियन स्टेट पॉलिटिक्स ऑफ उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पर उन्होंने ध्यान दिया था। फैक्शनल बुक क्या थी? फैक्शनल पॉलिटिक्स इन एन इंडियन स्टेट, द कांग्रेस इन उत्तर प्रदेश, तो कांग्रेस पार्टी इन उत्तर प्रदेश, लैंग्वेज, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन नॉर्थ इंडिया, ग्रेविन एस्टिन। तो ग्रेविन एस्टिन कहते हैं कि नेहरू, पटेल, आज़ाद और जो ये प्रसाद मतलब राजेंद्र प्रसाद, इनकी जो टीम थी ये ओलिगार्की टीम थी, मतलब रूल ऑफ चोजन फ्यू। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज कांग्रेस, तो जो संविधान सभा थी वो कांग्रेस थी, और कांग्रेस संविधान सभा थी। तो ये काइंड ऑफ एक मेटाफोर है, इसके माध्यम से वो कहते हैं कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस संविधान सभा थी। बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज आर कंसर्न्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो दोनों डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट दोनों मिलाकर कॉन्स्टिट्यूशन की अंतरात्मा बनाते हैं। बुक कौन कौन थी? द वर्किंग डेमोक्रेसी, वर्किंग डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन एक्सपीरियंस,
द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कार्नर स्टोन ऑफ अ नेशन, कार्नर स्टोन ऑफ अ नेशन, ये उनकी दो महत्वपूर्ण बुक थी। क्रिस्टोफर जेफरी लॉट, ये साइलेंट रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट देते हैं अपने बुक इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन, द राइज ऑफ लोअर कास्ट इन नॉर्थ इंडिया। उनकी बुक्स और कौन सी महत्वपूर्ण बुक थे, तो रिलीजन, कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया और हिंदू नेशनलिज्म अ रीडर। तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण बुक्स हैं। चलिए अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे सोशल मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले इसी पार्ट के इस नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और तो हेलो दोस्तों, चलिए यूनिट 8 के रिवीजन में हमारा ये सेकंड पार्ट है। चलिए सोशल मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो सोशल मूवमेंट को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो सोशल मूवमेंट को एक सस्टेन्ड लगातार चलाए जाने वाले कलेक्टिव सामूहिक एक्शन के रूप में देखा जाता है, जो कि स्टेट के अगेंस्ट डायरेक्टेड होते हैं और वो आगे चलकर किसका फॉर्म ले लेते हैं, वो एक डिमांड का फॉर्म ले लेते हैं, जिसके माध्यम से स्टेट पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस को चेंज करने की डिमांड रखी जाती है। जो सोशल मूवमेंट टर्म है उसको लॉरेंस वान स्टीन के द्वारा सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है। एम.एस. राव 1979 में एक बुक लिखते हैं, सोशल मूवमेंट एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, अ स्टडी ऑफ टू बैकवर्ड क्लासेस मूवमेंट इन इंडिया। तो एक महत्वपूर्ण बुक है। घनश्याम शाह, तो सोशल मूवमेंट से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण स्कॉलर है, इनको याद रखिएगा, इनका नाम बस याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। घनश्याम शाह, सोशल मूवमेंट इन इंडिया 1990 में, सोशल मूवमेंट एंड द स्टेट 2002 में, और दलित आइडेंटिटी एंड पॉलिटिक्स 2000 में। तो ये महत्वपूर्ण बुक्स हैं उनकी, याद रखिएगा। चलिए ट्राइबल मूवमेंट को देख लेते हैं। तो ट्राइबल मूवमेंट हुए हैं भारत में, उन्हें 3 फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट फेज जो कि 1795 से 1860 के बीच में होता है। सेकंड फेज 1860 से लेके 1920 के बीच में, और थर्ड फेज 1920 से लेके 1947 तक। चलिए मेजर ट्राइबल मूवमेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहला है चुआर रिवोल्ट, जो कि 1768 से 1799 तक चला था, तो बहुत लंबा, लगभग 30 साल। इट वॉज अगेंस्ट द ह्यूज टैक्स इम्पोज्ड बाय जमींदार्स ऑन द चुआर हु वर द इनहेबिटेंट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न मिदनापुर। तो ये जमींदार्स के खिलाफ रिवोल्ट था, जमींदार्स के खिलाफ रिवोल्ट था, जो लगातार हैवी टैक्स इम्पोज कर रहे थे चुआर्स के ऊपर। चुआर्स कौन थे, ये जो नॉर्थ वेस्टर्न मिदनापुर उसके निवासी थे। कोल रिवोल्ट को देख लेते हैं। तो ये 1829 से 1839 के बीच में हुआ, और कोल जो ट्राइब है वो छोटा नागपुर पठार में रहती है। कोल रिजेंटेड अगेंस्ट टैक्सेस एंड अ फ्यू ऑफिशियल्स वर किल्ड बाय देम। तो कोल्स ने जो टैक्स लगा दिए गए थे उसके खिलाफ उन्होंने काइंड ऑफ तीखी प्रतिक्रिया दी, और इस कड़ी में जो कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, ब्रिटिश ऑफिशियल थे, उनके द्वारा मार भी दिया गया था। चलिए संथाल मूवमेंट को देख लेते हैं, 1855 में आता है। तो इट वाज अ मैसिव ट्राइबल रिवोल्ट विच टुक प्लेस इन 1855 अगेंस्ट बिस्टर्स एंड जमींदार्स, जमींदारी सिस्टम एज द जमींदार क्लेम्ड संथाल लैंड एज देयर ओन। तो ये एक बहुत ही मैसिव ट्राइबल मूवमेंट था, जो कि ब्रिटिशर्स और जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि जमींदारी सिस्टम के अंतर्गत जो जमींदार थे वो संथाल लोगों की जो लैंड थी उसको क्लेम कर रहे थे कि हमारी है, मतलब उस पर कंडा पट्टा उट्टा करवा लिए थे। तो ये 1854 में वीर सिंह ने पहला रिबेलियन लीड किया, और 1855 में साधु और कान्होती, ये बहुत महत्वपूर्ण लीडर हैं, ने दूसरा विद्रोह लीड किया। चौथा जो रिबेलियन है परालकोट रिबेलियन, जो कि 1825 में होता है। तो इन 1825 द परालकोट रिबेलियन वाज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट फॉरेन रूल्स बाय
अभुजमारियाज हु वर द इनहेबिटेंट ऑफ द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो अभुजमारिया जो कि वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, ट्राइबल पीपल हैं, उनके द्वारा 1825 में परालकोट रिवेलियन किया गया था, विद्रोह किया गया था, जो कि फॉरेन रूल के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट का सिंबल था। खोंद अपराइजिंग जो 1846 से 55 के बीच में होती है, दे रिटेलिएटेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स फॉर पुटिंग एन एंड टू द खंत प्रैक्टिसेस ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस इनिशियली थ्रू परसुएशन एंड लेटर थ्रू फोर्स। तो खोंद जो है, खोंद कम्युनिटी है, ये काइंड ऑफ उड़ीसा एरिया की है। इस पर यहाँ जो ह्यूमन सेक्रीफाइस की नर बलि की प्रथा थी, तो उस पर ब्रिटिशर्स ने पहले तो मना उना के कहा कि ये सब मत करिए, बाद में फोर्स का यूज किया। तो इसके अगेंस्ट वो उन्होंने रिटेलिएट किया था। मुंडा विद्रोह था ये, और ये मंडने उल गुलाम, ये 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। खुनकट्टी सिस्टम वाज रिप्लेस्ड बाय जमींदारी सिस्टम। तो जो खुनकट्टी सिस्टम था उसे जमींदारी सिस्टम से रिप्लेस कर दिया गया था, और इसके लिए इस कारण से ये विद्रोह हुआ। इसे मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है। इसके जो लीडर थे बिरसा मुंडा जी थे, और उन्होंने पीपल को रिवोल्ट करने के लिए काइंड ऑफ परसुएट किया। उनका कहना था उनके पास दैवीय ताकत है, और उनको भगवान के सपने आते हैं कि अब हमें ब्रिटिशर्स की अधीनता में नहीं रहना है, और इस प्रकार हमें रिवोल्ट कर देना चाहिए। भील अपराइजिंग ये 1817 से 1819 के बीच में होता है। तो दिस ट्राइब रिवोल्टेड अगेंस्ट देयर न्यू मास्टर विच वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी, एज द कंपनी विल मेड हार्डशिप इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो जो भील ट्राइब थी उसने अपने न्यू मास्टर जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि जब न्यू मास्टर आए, ब्रिटिशर्स आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी उनको बहुत कठिन बना दिया गया, और बहुत सारी ज़मीन छीन ली गई व्हील्स की, और उस पर कुछ का कुछ उगाने की मांग की जाती थी। तो इस कारण भील लोगों ने आक्रमण कर दिया, काइंड ऑफ रिवोल्ट कर दिया। और इसके जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीडर थे वो थे सेवाराम। हलवा रिवेलियन ये 1774 को होता है। तो जो हलवा रिवेलियन है ये मराठाओं और ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1774 में शुरू होता है, और ये समय इसी समय चालुक्य जो है तो अपने पतन की स्थिति पर थे। मारिया रिवेलियन जो कि 1842 से 1868 के बीच में होता है। तो जो मारिया अपराइजिंग थी वो एक दीर्घकालीन विद्रोह था बस्तर रीजन में। इट वाज अपेरेंटली फॉट टू प्रिजर्व द प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस। तो ये जाहिर तौर पर, जहनी तौर पर इसे ह्यूमन सेक्रीफाइस को जो प्रैक्टिस है उसको प्रिजर्व रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इसको फाइट किया गया था 1842 से 1863 के बीच में। मारिया रिवेलियन बस्तर रीजन, बस्तर कहाँ है आज? ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ एरिया में पता है। तारापुर रिवेलियन जो कि 1842 से 1854 के बीच में होता है। तारापुर रिवेलियन एक बहुत ही ग्रेट एग्जाम्पल है काहे का, ट्राइबल रिवेलियन जो कि बस्तर रीजन में हुआ था, जो कि प्रेजेंट डे छत्तीसगढ़ में है। जो बस्तर रीजन के जो कॉमन लोग थे, सामान्य व्यक्ति थे, वो फॉरेन रूल के अगेंस्ट खड़े हो गए। चलिए बोडो मूवमेंट देख लेते हैं जो कि 1987 में हुआ था। तो बोडो आर रिकॉग्नाइज्ड एज प्लेन ट्राइब इन 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बोडोस को एक पठारी, प्लेन्स माने प्लेन्स, मैदानी पहाड़ी मैदान, तो मैदानी टाइप के रूप में बोडोस को रिकॉग्नाइज किया गया है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में। और मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था बोडो मूवमेंट का?
टू हैव अ सेपरेट स्टेट ऑफ देयर ओन, तो एक नया स्टेट उनको चाहिए था, है ना, अपना खुद का एक स्टेट चाहिए था बोडो मूवमेंट का, जो कि 1987 में होता है। झारखंड मूवमेंट, तो झारखंड मूवमेंट इन बिहार इज अ मूवमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज लेड बाय झारखंड मुक्ति मोर्चा कंसिस्टिंग ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट हु आर सेंसिटाइज्ड एट वैष्णविज्म। तो झारखंड मूवमेंट था वो उस समय के बिहार में एक मूवमेंट चलाया गया था ट्राइबल कम्युनिटीज़ के द्वारा, जिसे झारखंड मुक्ति मोर्चा JIM, जिसके वर्तमान में लीडर कौन है, हेमंत सोरेन, उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा चलाया गया था। और इसमें जो सेटल्ड एग्रीकल्चरर्स थे वो भी इसमें शामिल थे, जो कि वैष्णविज्म के जो विचारधारा है उससे सेंसिटाइज थे। द मूवमेंट विच लास्टेड फॉर मोर देन 5 डिकेड्स ended with the formation of new separate झारखंड स्टेट। तो ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसकी परिणति झारखंड स्टेट बना के हुई थी। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, दलित मूवमेंट के बारे में देखते हैं, लिस्ट देख लेते हैं। ये नैर मूवमेंट था जो कि 1861 में होता है। इसे सीवी रामन पिल्लई की लीडरशिप में से स्टार्ट किया जाता है। सीवी रामन पिल्लई, के रामाकृष्णन पिल्लई और एम पद्मनाभ पिल्लई, ये 3 लीडर थे। पिल्लई, सीवी रामन पिल्लई, रामाकृष्ण पिल्लई और पद्मनाभ पिल्लई। 1861 में होता है नैर मूवमेंट। सत्यशोधक मूवमेंट 1873 में, इसे ज्योतिबा फुले द्वारा मतलब लीड किया जाता है 1873 में महाराष्ट्र में। जस्टिस पार्टी मूवमेंट जो कि 1916 में होता है। तो ये जो मूवमेंट था वो किसकी लीडरशिप में स्टार्ट हुआ था? TM नायर, P त्यागराज चट्टी और CN मुदलियार, जो कि 1916 में ये रिवोल्ट हुआ था। साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन बनाया गया था कब? 1916 में। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925 में EV रामास्वामी नायकर की लीडरशिप में, इन्हें प्यार से पेरियार भी कहते हैं, जो 1925 में स्टार्ट हुआ था। उनके द्वारा, पेरियार के द्वारा खुदी अर्सू जर्नल लिखा गया था 2010 में, जिसको स्टार्ट किया गया था। डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट, ये इसको महार मूवमेंट भी कहते हैं, 1924 में। तो इसे BR अम्बेडकर की लीडरशिप में 1924 में चलाया गया था। और एक डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूशन 1924 में बनाया गया था। इसमें जो मराठी फोर्टनाइटली बहिष्कृत भारत 1927 में स्टार्ट होती है। तो ये मराठी जो 15 दिन में एक पत्रिका आती थी, तो वो बहिष्कृत भारत, उसको 1927 में स्टार्ट किया गया था। और समाज समता संघ SS, ये 1927 में इसको भी बनाया जाता है। किसके द्वारा? BR अम्बेडकर के द्वारा। कांग्रेस, है ना, कांग्रेस हरिजन मूवमेंट, ये 1932 में स्टार्ट होता है। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग इन 1932, तो ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग की स्थापना की गई कांग्रेस के द्वारा 1932 में। और एक हरिजन वीकली पत्रिका थी हरिजन, उसको गांधी जी के द्वारा 1933 में स्टार्ट किया गया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, तो 1936 में BR अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को बनाया, जो कि जिसपे मतलब विच इंक्लूडेड ऑल डिप्रेस्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दलित, नॉन ब्राह्मण, पेजेंट एंड वर्कर्स। तो ये इंडिपेंडेंट जो लेबर पार्टी थी, इसमें सभी डिप्रेस्ड सेक्शन इसमें इन्वॉल्व थे। फॉर एग्जांपल दलित, नॉन ब्राह्मण, जो कृषक वर्ग था, वर्कर्स थे। लेकिन वाज अनेबल टू कंसोलिडेट एंड रिजॉल्व डिफरेंसेस बिटवीन दलित्स एंड नॉन ब्राह्मण। तो ये अपने आप को कंसोलिडेट करने में असफल रही, और जो दलित थे और जो नॉन ब्राह्मण थे, उनके बीच जो डिफरेंसेस थे, इनको भी रिजॉल्व करने में असफल रही। इसके कारण ये थोड़ा सा फेल हो गई।
दलित पैंथर मूवमेंट ये 1972 में होता है। विद द इमरजेंस ऑफ दलित पैंथर्स इन 1972 द फर्स्ट वेव ऑफ न्यू एंटी कास्ट मूवमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो दलित पैंथर्स के अस्तित्व में आने से 1972 में जो एंटी कास्ट मूवमेंट था उसकी एक नई वेव अस्तित्व में आई, और विच कंप्राइज्ड ऑफ यक्स अनटचेबल्स यूथ ऑफ महाराष्ट्र। तो जो यक्स अनटचेबल यूथ थे, जो पहले के अनटचेबल यूथ थे महाराष्ट्र में, उनके द्वारा यह बनी पार्टी थी। तो महाराष्ट्र में जो बहुत सारे अनटचेबल लोग थे वो बाबा साहब के कहने पर बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे, तो काइंड ऑफ वो यक्स अनटचेबल्स हो गए, इस ये बात है। दलित पैंथर्स वाज फाउंडेड बाय नामदेव धसाल इन 1972। तो दलित पैंथर्स जो मूवमेंट है उसको नामदेव धसाल ने इसको फाउंड किया था 1972 में। बहुजन समाजवादी पार्टी 1984 में। 1984 में बहुजन समाज पार्टी अस्तित्व में आती है एज अ पार्टी ऑफ दलित, तो दलितों की पार्टी के लिए, बैकवर्ड्स की पार्टी के लिए, माइनॉरिटीज़ की पार्टी। तो बीएसपी 1984 में अस्तित्व में आती है, जो कि एक पार्टी ऑफ दलित थी, बैकवर्ड्स थी और माइनॉरिटीज़ की पार्टी थी। बीएसपी इमर्ज एज अ पॉलिटिकल विंग ऑफ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज़ फेडरेशन लॉन्च्ड बाय काशीराम। तो काशीराम जी ने एक काइंड ऑफ बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज़ फेडरेशन बनाया हुआ था। तो जो बीएसपी थी उसकी एक पॉलिटिकल विंग के रूप में सामने आती है। चलिए पेजेंट मूवमेंट को देख लेते हैं। कृषक मूवमेंट थे बहुत सारे, उनको देख लेते हैं। तो कुछ जो फार्मर या पेजेंट स्ट्रगल रहे हैं ब्रिटिश पीरियड के, उनको देख लेते हैं। तो भील रिवोल्ट था जो कि 1822, 23 और 37 से 60 के बीच में हुआ। डेक्कन पेजेंट रिवोल्ट 1875 में हुआ। मोबला रिबेलियन ये 1921 में हुआ, मालाबार एरिया में हुआ था, मालाबार कोस्ट। मुसल ही सत्याग्रह ये 1921 से 24 के बीच में हुआ था। स्ट्रगल ऑफ बर्लिस ये 1945 में हुआ था। बिरसा मुंडा रिवोल्ट 1830 से 33 के बीच में हुआ था। 1899 के बीच में पिछले। 3 इम्पॉर्टेंट मूवमेंट लेड बाई गांधी। गांधी के जो 3 महत्वपूर्ण जो मूवमेंट लीड किए गए थे: चंपारण सत्याग्रह 1918 से 1919, बरदौली सत्याग्रह 1925, खेड़ा सत्याग्रह 1918। बारदौली सत्याग्रह गांधी जी द्वारा नहीं लीड किया गया था। ये अहमदाबाद मिल वर्कर्स जो मूवमेंट था वो गांधी जी के द्वारा 1917-18 में लीड किया गया था। ये बारदौली सत्याग्रह आई थिंक सरदार पटेल जी से रिलेटेड, सच को चेक कर लीजिएगा। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया फार्मर मूवमेंट, तो स्वतंत्रता के बाद कुछ जो फार्मर मूवमेंट हुए उनको देख लेते हैं। तेलंगाना मूवमेंट जो कि 1946 से 1951 के बीच में होता है। तेभागा मूवमेंट 1946 से 1949 के बीच में होता है। कागोडू सत्याग्रह 1951 में होता है। नक्सलवाड़ी मूवमेंट 1967 में, और लालगढ़ मूवमेंट 2009 में। जो 2020 में फार्मर प्रोटेस्ट हुआ है उसके बारे में देख लेते हैं। तो फार्मर्स इन इंडिया प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द 3 न्यू एग्रीकल्चर रिलेटेड लॉज विच वर एज फॉलोज। तो जो फार्मर्स थे, कृषक थे भारत के, उन्होंने जो 3 एग्रीकल्चर लॉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाए गए थे उनके खिलाफ विद्रोह किया था, उनके खिलाफ काइंड ऑफ प्रोटेस्ट दर्ज किया था, विद्रोह किया था। पहला था फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, जो कि प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल था। दूसरा फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020, और एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। तो ये 3 महत्वपूर्ण बिल थे। बाद में तो सरकार ने इनको वापस ले लिया था, तो इनका कोई अस्तित्व रह नहीं गया। वुमेन्स मूवमेंट को देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट नेशनल वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं। तो भारत महिला परिषद जो कि 1904 में बनती है।
भारत स्त्री महामंडल 1909 में, वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन 1917 में, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इंडिया 1925, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927, कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, द हिंदू मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1955। तो चलिए, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1955, एडॉप्शन एक्ट 1956, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिडसल एक्ट 2013 और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। तो कुछ ये महत्वपूर्ण एक्ट थे और कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन थे जिनके बारे में, जिनके सन के बारे में जानना जरूरी है। इसको एंटी रेपला भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। तो 3 बहुत ही महत्वपूर्ण कमीशन गठित हुए हैं 1948 में। इसके की अध्यक्षता में एक कमीशन हुआ। इसके मेंबर कौन कौन से थे? तो जगत नारायण लाल और पन्ना लाल इसके महत्वपूर्ण मेंबर रहे हैं। और इन्होंने जो लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनाने की जो आइडिया है उसको रिजेक्ट कर दिया था। नहीं, लैंग्वेज के आधार पर नहीं बनाया जाए। जेबीपी कमेटी जो कि 1948 में ही बनती है, इसके मेंबर कौन कौन से थे? तो इसके थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पिटाभी सीतारामैया। तो इसे जेबीपी कमेटी कहा जाता है। इसने भी लैंग्वेज को स्टेट बनाने का आधार रिजेक्ट कर दिया। फजल अली कमीशन 1953, फजल अली की अध्यक्षता में। इसके अदर मेंबर थे के.एम. पणिक्कर और के.एन. होंजरू। तो इनका रिकमेंडेशन था, फजल अली कमीशन फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो फजल अली कमीशन ने लैंग्वेज को स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर माना, एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उन्होंने एक लैंग्वेज, एक राज्य की मांग को ठुकरा दिया कि एक लैंग्वेज के लिए एक स्टेट हो। ये गलत है। स्टेट में एक लैंग्वेज हो चल जाएगा, लेकिन एक लैंग्वेज के आधार पर एक स्टेट बने वो नहीं। क्यों? क्योंकि इतनी सारी लैंग्वेज हैं तो कितने स्टेट बनेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ 1956 स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, तो जो 1956 में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था, उसके रिकमेंडेशन के आधार पर 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी को क्रिएट किया गया। चलिए थोड़ा सा क्रोनोलॉजी देख लेते हैं किस प्रकार स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया था भारत में। तो 1953 में आंध्र प्रदेश को बनाया गया और ये पहला स्टेट था जिसे लैंग्वेज के आधार पर बनाया गया था। एक महत्वपूर्ण बात है। 1960 में बॉम्बे स्टेट को महाराष्ट्र से और गुजरात से अलग करके बनाया गया था। तो मतलब बॉम्बे स्टेट, महाराष्ट्र और गुजरात, जो पहले बॉम्बे स्टेट था 1960 से 60 तक, उसको अलग करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया। 1963 में नागालैंड को असम से कार्व आउट करके बनाया गया। 1966 में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को पंजाब स्टेट से, जिसको पेप्सू कहा जाता था, से कार्व आउट करके बनाया गया 1966 में। 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को बनाया गया। 1975 में सिक्किम भारत का हिस्सा बना। चलिए 1987 में गोवा, अरुणाचल प्रदेश स्टेट बन जाते हैं। 2003 में 2000 में सन 2000 में 3 नए स्टेट बनते हैं। उत्तरांचल, जिसे बाद में उत्तराखंड के नाम से जाना जाने लगा, यूपी से, झारखंड बिहार से, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से। 2014 में तेलंगाना बनाया गया आंध्र प्रदेश से और ये भारत का 29वां राज्य बना। 2019 को 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जिसके पास एक लेजिस्लेचर होगी, और लद्दाख यूटी बन गया
जिस पर इसकी कोई लेजिस्लेचर नहीं होगी। तो 2023 में भारत में टोटल 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। चलिए, जो प्रपोज डिमांड है स्टेट हुड की उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये काइंडा थोड़ा सा इलेवेंट है, लेकिन देख लेते हैं एक बार। अवध से उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। हरित प्रदेश उत्तर प्रदेश से ही इसको निकाला जाएगा, आ चुका है, रिलेवेंट नहीं। पूर्वांचल इसको भी उत्तर प्रदेश से निकाला जाने की बात की जा रही है। बघेलखंड मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के एरिया से निकाला जाएगा। बुंदेलखंड ये भी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से निकाला जाना है। मालवा, तो मालवा को मध्य प्रदेश और राजस्थान से। मरु प्रदेश राजस्थान, मरु मतलब काइंड ऑफ सैंड होती है, तो राजस्थान में सैंड पाई जाती है, तो राजस्थान ये याद कर सकते हैं। बोडोलैंड असम, गारोलैंड मेघालय, चकमालैंड मिजोरम, गोरखालैंड वेस्ट बंगाल, जंगल महल वेस्ट बंगाल, कोडागू कर्नाटक से, कोडागू नाडु फ्रॉम तमिलनाडु, तो कोडागू कर्नाटक से, कोंगू नाडु ये तमिलनाडु, कोसल उड़ीसा से, रायलसीमा आंध्र प्रदेश से, सौराष्ट्र गुजरात से, विदर्भ महाराष्ट्र से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्टेटहुड की डिमांड है। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से हम यूनिट 8वीं कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारी 2 यूनिट और बच रही है और टाइम ज़्यादा है नहीं, तो इसको हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए, अगर आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। ये जो सीरीज़ है इसका महत्व आपको जब आप पेपर में बैठेंगे तब समझ में आएगा, जब वहाँ से बैठ के निकाल के आएंगे और नेट या जेआरएफ निकाल लेंगे तब समझ में आएगा। चलिए, मिलते हैं फिर अगली सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।